जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से जो ये यूथ मोटिवेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही सार्थक माध्यम साबित हो रहा है कि जो हमारे युवा हैं उन तक उन लोगों को पहुंचाया जा सके जिनसे उनको प्रेरणा मिल सके। मैं पर्सनल अपनी लाइफ में देखता हूं स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट मेरे लाइफ में है। किससे किसको कितना इम्पैक्ट हो सकता है लाइफ में ये कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार की पर्सनालिटीज़ के साथ लोगों को जब मिलाया जा रहा है, लोगों को उनके बारे में बताया जा रहा है, इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सही दिशा और दशा की तरफ बढ़ेगी। और आने वाले समय में जो हमारा युवा वर्ग है जिससे हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि वो समाज और देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो 100% इस प्रोग्राम के माध्यम से आने वाले समय में सफल होगा। जीवन उत्साह न्यूज़ के यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम में आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं रमेश शर्मा। जैसा कि आपको अलग अलग व्यक्तित्वों से मिलाकर लगातार चल रहा हूं और मेरा मोटिव यही है कि आप अपनी ज़िंदगी के उस एक्सपीरियंस को या उस तजुर्बे को अपनी ज़िंदगी में भी उतार सकें, जो आपको प्रेरणा तो देता ही है, साथ साथ में आपको सही रास्ते पर और समाज की कहीं ना कहीं जो भावना आदमी के अंदर होनी चाहिए उसको भी उजागर करने का कार्य करता है। दोस्तों, इन इंटरव्यूज़ का मोटिव कोई आपको केवल मोटिवेट करना नहीं है। इन इंटरव्यूज़ का मोटिव ये है कि आप इन व्यक्तित्वों से जिनसे मैं आपको मिला रहा हूं, जैसे मैंने आपको आईएएस आईपीएस के अलग अलग साक्षात्कार में बताया है कि ये जितने भी आप लोग देखते हैं, ये जिन लोगों से मिल रहे हैं आप, ये लोग आज महान श्रेणी में काउंट हो रहे हैं। इसके पीछे इनका क्या मेहनत रहा है, किस तरह से इन्होंने अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल किया है, कैसे इन्होंने विजन बनाया है, ये सब चीज़ें इन सब जो हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं उनसे आपको थोड़ी थोड़ी बातों से पता लगती रहेंगी। मैं ये भी मानता हूं कि आप किसी एक व्यक्ति से अपनी ज़िंदगी का सब कुछ नहीं सीख सकते और ऐसा हो भी नहीं सकता है। इसलिए अलग अलग व्यक्तित्व से आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकालें तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी ज़िंदगी के मायने क्या हैं। और दूसरी तरफ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सब कुछ सीख जाएं। आप जो भी चीज़ समझें उसके ऊपर अमल करें। जिन परिस्थितियों से ये लोग निकल कर आए हैं और जहां तक पहुंचे हैं, उस रास्ते पर जो चलने की कला है, अगर आप थोड़ी थोड़ी सीखते जाएंगे तो आपके बच्चे, आपका समाज, आपका परिवार कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव दिशा की तरफ बढ़ेगा। और यही हमारा मोटिव है। आज की कड़ी में आपसे मैं मिलाने जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी, श्री दुनीचंद राणा जी, जो कि आज के समय में चंबा के उपायुक्त हैं। जिला मंडी के जोगिंदरनगर से संबंधित हैं। इनके पिताजी पंजाब सरकार में एक छोटी सी जॉब करते थे और उसके बाद उन्होंने खेती की। उसके बाद उनकी जो मदर हैं वो हाउसवाइफ हैं। एक बड़ा परिवार था, 3 भाई थे, 2 बहनें थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी नौकरी करने वाला व्यक्ति 5 बच्चों की एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च कर सकता है और किस तरह से सरवाइव करता होगा। तो ऐसे में उन्होंने अपने परिवार को जो संस्कार दिए होंगे या जो बातें दी होंगी, उन सब बातों के बाद आज ये अपनी ज़िंदगी में एज ए एचएस अपॉइंट हुए 1999 में। और उसके बाद में आज इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए इतने बड़े पद पर आज अपने आप को पहुंचा दिया है। तो कुछ तो तजुर्बे रहे होंगे। उन तजुर्बों को ही आज आपके बीच में लेकर चलूंगा और मुलाकात कराऊंगा आपकी श्री डीसी राणा जी से, जो कि उपायुक्त हैं वर्तमान में चंबा से। तो चलिए मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी जिंदगी के वो अनुभव, जिन अनुभव की वजह से, जिस संघर्ष की वजह से आज यहां पर वो इतने बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं। चलिए मुलाकात कराते हैं आपकी। डीसी राणा जी, सर बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज के इस यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम में है। यूथ मोटिवेशन का जो नाम इस कार्यक्रम को दिया गया है, उसके पीछे कुछ कारण हैं जो हम चर्चा करते रहेंगे बीच में। और आज सबसे पहले हम जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई और आज इस स्तर तक जो आप पहुंचे हैं, उसके बीच में क्या क्या सफर का एक्सपीरियंस रहा। हम चाहेंगे आप हमारे युवाओं को, हमारे यूथ को बताना शुरू करें। मैं एक साधारण गांव से बिलोंग करता हूं, जोगिंदरनगर में पड़ता है, सरका घाट के पास है। और एक आम बालक की तरह मैं भी एक गांव में रहा और गांव की लाइफ को जिया। और उसमें गांव में जो काम करते हैं, चाहे वो खेती का काम था, चाहे वो जंगल से घास और लकड़ी लाने का काम था, या मैला उठा के उसको फेंकने का काम था, वो हमने सारे काम किए। और 10th पास की गांव के स्कूल से जी। और तभी से इच्छा थी ज़िंदगी में कुछ करने की। और
अपने टीचर से मैं काफ़ी प्रभावित हमेशा रहा और उनका भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमेशा रहा और उनको हमेशा लगता था कि मैं कुछ करूँगा। और उसके बाद मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ, मेरे ब्रदर वहाँ पे नौकरी करते थे पीजीआई चंडीगढ़ में, तो उसके आगे की पढ़ाई लिखाई का उन्होंने ही मुझे सहयोग किया और मैंने 95 में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश लिटरेचर पास किया। पास करते ही साथ में जो एक कॉलेज लेक्चरशिप का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट था वो फाइनल एग्ज़ाम से पहले ही मैंने क्वालिफाई कर लिया था जी। और रिज़ल्ट निकलने से पहले मुझे गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में एज प्रोफेसर लेक्चरर डेजिग्नेशन कहते हैं, तो वो जो है मैंने ज्वाइन कर ली नौकरी जी। और उसके बाद 1 साल वहाँ की, उसके बाद मेरी परमानेंट अपॉइंटमेंट होगी डीएवी कॉलेज जलंधर में, जो आई थिंक नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जी। और ग्रेजुएशन डेज से ही सिविल सर्विसेज में आने का इच्छा थी जी। उस लेवल तक पहुंचने की इच्छा थी। तो कॉलेज के टाइम मुझे लगभग 3 साल का समय मिला क्योंकि कॉलेज में समय था पढ़ने के लिए। जी। तो 99 में आखिरकार मेरी सिलेक्शन होगी। मैंने 99 में आईएएस मेंस का भी दिया था और एचएस का भी दिया था, तो यहाँ सिलेक्शन होगी तो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद नौकरी कर रहे हैं तब से। अच्छा सर, जैसे ये तो बात मुझे समझ में आई है कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तभी आपका उससे पहले ही वहाँ पर अपॉइंट हो गए आप। लेकिन फैमिली का जहाँ तक मैं समझ रहा था कि आपके 5 भाई बहन आप लोग थे, पिताजी भी एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, किस तरह की परिस्थितियाँ रहती थी? और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज का यूथ अगर हम बात करें तो कई बार परिस्थितियों को दोषी ठहरा देता है कि मुझे ये संगत नहीं मिली, मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया या मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो ऐसे में आपके साथ क्या परिस्थितियाँ रहती थी? जब आप गांव से निकलते हैं और आपका फाइनेंशियल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है तो आपके लिए चुनौतियां और मुश्किलें तो होती हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी परिस्थितियों को ब्लेम कर सकते हैं। इच्छा होनी चाहिए और कुछ आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। कोई भी आदमी जब किसी भी स्तर पे पहुंचता है तो बिना मेहनत के कोई नहीं पहुंचता, कोई भी नहीं पहुंचता, चाहे वो अच्छे परिवार से है या गरीब परिवार से है। फ़र्क इतना होता है कि उसके अंदर इच्छा शक्ति कितनी है और वो उसका दृढ़ निश्चय कितना है। मेरे साथ ही जैसे जब मैं मैट्रिक में था तो अच्छे परिवारों से भी बच्चे थे और उनके दोनों पेरेंट्स नौकरी करते थे और मेरे से बेहतर थे जी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर उतनी ज़्यादा मोटिवेशन और मेहनत करने की इच्छा थी कि मैं उनसे आगे निकल गया जी और यहाँ तक पहुँचा। तो परिस्थितियों को, ठीक है, परिस्थिति अगर ज़्यादा अच्छी हो तो आपका संघर्ष थोड़ा कम होता है, अगर परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है तो संघर्ष बढ़ जाता है। तो जितना संघर्ष बढ़ेगा मुझे लगता है उतना आप निखर के आगे आते हैं। जी। अच्छा सर, तो आपके साथ कभी ऐसी कोई परिस्थिति रही है जहाँ पर आप डगमगाए हों या आपको ऐसा लगा हो? जैसे मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कई बार जब थोड़ा सा परिस्थितियाँ ठीक भी होती हैं तो बच्चे गलत संगत में भी चले जाते हैं, कोई संगत कॉलेज में ऐसी मिल गई। तो क्या आपके साथ भी कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ कभी बनी हैं कि आप भटकाव के रास्ते पे चल रहे या चलने की परिस्थिति बन गई थी, फिर आप किसी कारण से संभल गए हों? मुझे हमेशा ये लगता है और अभी भी मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट लाइफ है वो तपस्या है जी। अगर आप ये बात भूल गए तो फिर, जैसे हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारा काफ़ी बड़ा बैच था, 125 का बैच होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एमए इंग्लिश करते हैं और बहुत अच्छे फैमिली से बच्चे आते हैं, नॉर्थ इंडिया के हर कॉर्नर से मिल जाएंगे, विदेशों से बच्चे मिल जाएंगे जी, जो एमए इंग्लिश करते हैं। और आप एक ऐसे हॉस्टल में रहते हो जहाँ दरवाज़ा कभी नहीं बंद होता जी, वो आप जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ जी। तो आपके ऊपर है कि आपने पढ़ना है या ऐश करनी है। तो हमारे साथ बहुत सारे थे जिन्होंने ऐश पे ज़्यादा फोकस किया, हमारा फोकस पढ़ाई पे रहा हमेशा। तो गोल जो है वो बिल्कुल सामने था, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी डगमगाए हों या हमने कभी जो समय था उसका दुरुपयोग किया हो या उसको समय को वहाँ लगाया जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अच्छा सर, आप एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। फादर का आपके ऊपर क्या भरोसा था किसी बात को लेकर कि ये बच्चा जो है वो वाकई ही अपनी मंजिल को पार कर लेगा? मेरे फादर जो हैं उनकी 95 में डेथ हो गई थी। उस टाइम मैं अभी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की थी जी। और वो राधा स्वामी थे, बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे जी।
तो लेकिन उनको चिंता भी होती थी मेरे बारे में, क्योंकि मैं सबसे छोटा था जी। और कभी इतनी खुल के उनसे बात नहीं होती थी कि वो मेरे ऊपर कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि मतलब उनका एक अलग सा डर सा बना हुआ था, रुतबा था जिंदगी में। लेकिन सबको परिवार में ये लगता था, जब से मैं स्कूल में था, मेरे जो रिश्तेदार थे उनको भी लगता था कि इसका पढ़ने में रुचि है तो इसको आगे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और इसको सहयोग मिलना चाहिए। आपके फादर के बाद आपके भाइयों के पास कहीं ना कहीं आपकी एक कमांड आ गई जहां पर उनको आपके प्रति कुछ सोचना था। तो आपके भाइयों का सपोर्ट आपकी लाइफ को लेकर कितना पॉजिटिव रहा, जो आप मानते हैं कि एक स्तर तक आपको अपने पिताजी की कमी महसूस नहीं हुई? जैसे ही मैंने गांव से शिफ्ट किया तो मेरे बड़े भाई जो पीजीआई चंडीगढ़ में आए थे, तो उनका 100% सपोर्ट मेरे साथ रहा और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उनके ऊपर मैं बर्डन हूँ, और अगर वो नहीं होते तो मैं आज इस स्थिति में कभी भी नहीं होता। तो उन्होंने मुझे पढ़ाने का जो है वो पूरा सहयोग दिया और हमने मेहनत की और आज यहाँ पे हैं। सर, इसमें एक चीज़ मैं जो समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं होते या आपके अंदर कोई अच्छी आदतें नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि आपके भाई आपको सपोर्ट करते? हाँ, आपकी सिंसियरिटी तो मैटर करती है। अगर किसी को आप में पोटेंशियल नज़र नहीं आया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है पोटेंशियल के साथ साथ आपका हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे से ज़्यादा ब्रिलियंट लोग होंगे जो सड़कों पे हैं या जिनको अच्छी मुकाम ज़िंदगी में नहीं मिला। आप जब हायर लेवल पे compete करते हैं तो उसमें ये डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी कर सकते हो, कितना टाइम डिवोट कर सकते हो, कितने सेक्रीफाइसेस ज़िंदगी में कर सकते हो जी। अगर आपको लगता है कि आपने बाज़ार भी जाना, आपने मूवी भी देखनी है, आपने फेस्टिवल भी अटेंड करने हैं, आपने रिश्तेदारों की सारी शादियाँ भी अटेंड करनी है, बार बार घर भी जाना है, तो मुझे लगता है देन आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो आपको अपनी मेहनत पे फोकस करने चाहिए। ये ग्रेट मैसेज दिया आपने सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है। अंत में मैं ये चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में भी बताएं कि किस तरह की लाइफ आप जी रहे हैं। मैं मतलब मेरी अगर लाइफ की प्रायोरिटी देखें तो अपनी जॉब जो है नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा फोकस मैं अभी घर में भी होता हूँ तो भी मैं आई थिंक कार्यालय के बारे में सोचता हूँ कि क्या नया किया जाए, किस चीज़ को कैसे बेहतर किया जाए। ग्रेट। क्योंकि अगर आप 24 घंटे किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते तो मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा इनोवेटिव और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस यस। और जॉब के साथ साथ मुझे लगता है आपको इक्वल टाइम अपने परिवार के साथ बिताने की ज़रूरत है, ताकि आप एक बैलेंस्ड लाइफ लीड कर सको और आपको वो मेंटल पीस और एक मुझे लगता है जो केयर एंड शेयर जो आपको करनी चाहिए परिवार से, वो भी बहुत ज़रूरी है। सो मेरा ज़्यादा समय या तो ऑफिस में होता है या घर होता है। सो इट इज़ आई ट्राई टू मेक बैलेंस बिटवीन माई पर्सनल लाइफ एंड माई प्रोफेशनल लाइफ। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा हावी रहती है एज़ कम्पेयर टू, मतलब जैसे आप रिश्तेदारों को उतना टाइम नहीं दे पाते, गाँव उतना नहीं जा पाते, या अपने इवन परिवार के साथ भी उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते, अदर देन जो आपका वाइफ, बच्चे जो आपके साथ रह रहे हैं। लेकिन आपको यू हैव टू चूज़ वेयर टू फोकस। आपकी जो फैमिली में सर, आप आईएएस हैं आज के समय में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके पास है, लेकिन जब आपके गांव में आप लोग रहते होंगे तब शायद इस तरह के माहौल नहीं थे आपके फादर के साथ। क्या डिफरेंस आया है सर आपके लाइफस्टाइल में आज अब जब गांव जाते हैं और जब की परिस्थिति अगर आप देखते हैं? क्योंकि उस टाइम लोगों की कई बार एक्सप्रेशन ऐसी भी होती है कि अच्छा ये तो ऐसे ही है, नॉर्मल लोग हैं, ठीक है ना, पढ़ लिख लेंगे, नौकरी कर लेंगे। लेकिन आज जब एक आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक ऐसी जगह आप जाते हैं, अपने गांव भी जाते होंगे आप ऑब्वियसली, या कुछ भी करते होंगे, तो फर्क आया होगा काफ़ी। मैं चाहूँगा सर ये बात आप थोड़ी सी हमारे यूथ को, हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि क्या फ़र्क आ जाता है लाइफस्टाइल के अंदर। जब आप ऊंचे मुकाम में होते हैं तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब रिश्तेदारी निकालते हैं, रिश्तेदारी या एटलीस्ट याद रखते हैं। अगर ना भी निकालें तो बाकी इलाके के लोगों को अच्छा लगता है कि आप किसी जगह पे हैं जी। और बहुत सारे लोग जिनको आप नहीं जानते लेकिन लोग आपके बारे में जानते हैं कि ये हमारे इलाके से है और इस स्तर पे है, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन भी रहती है, लोग फ़ोन भी करते हैं, आपको कांटेक्ट भी करते हैं, बहुत सारे काम हैं उनके लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं, वो चाहते हैं कि आप इलाके के लिए कुछ करें।
तो आप घर जाते हो तो भी लोग आपको मिलने आते हैं। तो ठीक है, अगर आप अपने इलाके के लिए लोगों की सहायता के लिए कुछ कर सकें और इलाके के विकास के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें तो अपने लिए भी एक सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है। अंत में सर एक हमारे यूथ के लिए एक ऐसा स्टिक सा आप मैसेज दें, जैसे कि आज हमारे यूथ भटक रहा है नशे में, खासकर हिमाचल प्रदेश के बच्चे बहुत आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक तरफ से आज एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं, क्या मैसेज अपने जिला के युवाओं को भी और हमारे हिमाचल प्रदेश के हर उस युवा को देना चाहते हैं जिससे कि उसकी जिंदगी में एक बेहतर बदलाव हो जाए? जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट लाइफ एक तपस्या है जी, और अगर आप ये बात भूल गए तो आप ऐसी दिशा में अपना समय लगाएंगे, ऐसे चीज़ों पे जिन पे आप बाद में भी फोकस कर सकते हैं। जी, मैंने DAV जलंधर में पढ़ाया जहाँ पे बहुत अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं जी, और वो आके आपके पैर छूते थे जी, और आपको अभी भी मुझे कई मेरे स्टूडेंट हैं, उनमें से एक IPS भी सिलेक्ट हुआ है, ग्रेट, और बहुत अच्छी जगह पे गए हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी हैं। तो अभी भी वो मुझे उस रिस्पेक्ट से देखते हैं, टीचर्स डे वाले दिन मुझे याद करते हैं। ओ ग्रेट। और जब मैंने हिमाचल में देखा तो यहाँ पे मुझे लगता है बच्चे जो है पॉलिटिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान है। यहाँ पे भी मैं देखता हूँ धरना देने की परमिशन मांगते हैं। और हिमाचल में ज़्यादातर जो तबके जो बच्चे जो है कॉलेज में पढ़ते हैं ज़्यादातर गरीब हैं, और यदि आप अपना कीमती समय जब आपको पढ़ाई पे लगाना है, अगर आप उसको राजनीति पे लगाएंगे, उन लोगों की क्रिटिसिज्म करेंगे जो आपके लेवल के ही नहीं है जी, है ना। आपने मान लिया किसी नेता की क्रिटिसिज्म करनी है तो आप पहले उस स्तर पे आइए, फिर क्रिटिसाइज करिए। उससे पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने आप को डिसिप्लिन करो और ज़िंदगी में मेहनत करो। यदि अभी पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर आप पढ़ोगे कब? यस। सो मुझे लगता है हिमाचल में ये बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड है और बच्चे जो है वो राजनीति में घुसे हैं। पढ़ाई की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशंस का माहौल जो है उस तरफ होना चाहिए ताकि सारा जो फोकस है 100% वो एजुकेशन की तरफ हो या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ हो। और फिर कहीं ना कहीं जब आपका फोकस शिक्षा से हटता है तो आप नशे की तरफ भी बढ़ते हो, आप गलत आदतों की तरफ जाते हो, उन चीज़ों में आप संलिप्त हो जाते हो जो चीज़ें अभी करने की नहीं है जी। सो हर चीज़ का एक समय होता है, अभी पढ़ने का समय है जी, और ये अगर आप इसको उतने सीरियसली नहीं लोगे तो फिर बाद में ऐसा समय आएगा आप कहीं के नहीं रहोगे जी। ना आपको ना आप अच्छी स्किल बिल्डिंग होगी आपकी, ना आप कोई अच्छी नौकरी की तरफ जो है या रोज़गार ले सकते हो। और ये सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है मेहनत करने की आदत जी, जो ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेहनत करने की आदत एज ए स्टूडेंट नहीं डालेंगे तो वो आदत ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कभी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने मर्जी ब्रिलियंट हो, जितनी मर्जी अच्छी बैकग्राउंड से हों, जितना मर्जी आपके अंदर टैलेंट है, यदि आप में मेहनत करने की आदत नहीं है तो वो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे ज़िंदगी में। तो हिमाचल में मेरा तो यही चंबा जिला के बच्चों को भी और पूरे हिमाचल के बच्चों को यही संदेश है कि ये इसमें पढ़ने का है, लाइफ में स्किल बिल्डिंग का है, तो उस पर फोकस करें, बाकी चीज़ें ज़िंदगी में अपने आप हो जाती हैं। सर बहुत ही अमूल्य विचार आपने रखे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने अपनी ज़िंदगी के उस मकाम को हासिल किया जो हर आदमी की हसरत, हर माँ बाप की भी हसरत रहती है कि हमारे बच्चे वहाँ पर पहुँचें। आपका मैसेज मुझे लगता है कि हमारे यूथ के लिए एक बहुत प्रेरणा वाला होगा। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दोस्तों, आपने आज हमारे बीच में जिला उपायुक्त चंबा के विचार सुने और आपने इन सब बातों से अगर समझा हो तो आपको 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं ध्यान रखना। एक, अपनी आदतों को सही बनाइए। कहा जाता है मैन मेक्स द हैबिट्स, इट देन हैबिट्स मेक्स द मैन। पहले एक व्यक्ति आदतें बनाता है, फिर वो आदतें उस व्यक्ति को बनाती हैं। तो अपनी आदतें जरूर चेक कीजिए किस तरह की हैं। दूसरा, हार्ड वर्किंग होइए। जिंदगी में अगर आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं करना चाहते हैं। तीसरी चीज, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, अगर आपका गोल अचीव करने का जज्बा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको इस दुनिया में कोई फेल कर सकता है तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति है और वो है आप खुद। इसलिए अपने को मजबूत बनाइए,
अपने समाज के निर्माण के लिए, अपने परिवार, अपने भविष्य के निर्माण के लिए कार्य कीजिए। नशे से दूर रहिए। ये नशा किसी का भी भला नहीं कर सकता। आपको लगता होगा कि इससे मजा आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये मजा नहीं, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा है। एक ना एक दिन आप इसके चक्कर में जेल जाएंगे और साथ साथ में अपने परिवार, अपने मां बाप का नाम भी खराब करेंगे। तो प्लीज अपने आप को बचाइए। इन महान लोगों के विचारों के साथ आप प्रेरित होइए। मैं और भी प्रयास करूंगा आपके बीच में, समय पे लगातार अलग अलग लोगों को आपके बीच में लेकर आऊंगा, ताकि आप उनके विचारों से मोटिवेट हो सकें, अपनी जिंदगी और अपने समाज के लिए बेहतर दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।